तब तो बहुत बढ़िया है। तब मैं आपकी बातें सुनता रहता, मैंने बिना बात पे अपना ये वीडियो शुरू किया। नहीं सर, आई कुड ऐसा हैव कुछ हर्ड नहीं। यू। नहीं नहीं सर। ओके, सो हाँ, तो हम लोग अगर आपको ध्यान हो लास्ट टाइम जो हमने क्वालिटीज ऑफ ए गुड एस्ट्रोलॉजर वो हमने जहाँ पर रोका था, तो उसमें हमने देश काल पात्र वाला जो पोर्शन था उसको रोक दिया था कि भाई हम पहले बाकी चीजें समझ लें और फिर देश काल पात्र को देखेंगे। नाउ इफ यू सी हियर, इस पे आप लोगों ने कुछ कमेंट भी दिए थे विच वर क्वाइट ओके, लेकिन फिर भी मैं कुछ उदाहरण आपको दिखा देता हूँ जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। और उस हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अ, जो सेम सूत्र है उसकी परिभाषा में अंतर आता जाएगा। उसी हिसाब से जैसे ये लिखा हुआ है, the prediction of a given rule changes based on the area of dwelling, जहां वो रहता है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। और कैसे? क्योंकि वहाँ जो लोगों का जो अपीयरेंस है, वहाँ जो लोगों की मटेरियल लाइफ है, वो सब इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस देश में कैसी जगह पे कहाँ रहता है। ठंडे प्रदेश में कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग रोज़ नहाते हों, गर्म प्रदेश में कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग सारे वाइट स्किन हों। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेसिस पे आपको अपने सेम ज्योतिषीय सूत्रों को बदलना पड़ता है। अब देखिए कि इन ए विलेज ओनिंग ए बुलक कार्ट में बी ए लग्जरी। एक गांव में किसी जमाने में, खैर अब तो ये बात लागू नहीं होती, किसी जमाने में अगर किसी के पास बैलगाड़ी भी होती थी तो वो लग्जरी होता था, लेकिन शहरों में नहीं था। शहरों में बैलगाड़ी चलती नहीं थी। सो वो धीरे धीरे समय परिवर्तन होता गया और सूत्र जो है अभी भी वैसे ही लिखे होते हैं। मैं अभी किसी किताब में देख रहा था, सूत्र इसी तरह से है कि अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसके पास रथ होंगे। अब रथ होने का अभिप्राय क्या है कि अगर गांव में है तो शायद रथ ही हो, लेकिन शहर में आ गए तो वो कार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अर्थात इवन आजकल तो गांव में भी रथ नहीं होता है, बैलगाड़ी नहीं होती है। इट इज ए फोर व्हीलर ओनली विच इज ए कंसिडर्ड एज साइन ऑफ लग्जरी। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ अनदर थिंग, a car may be a luxury in India but not in Europe or US. Now, for example, इसको मैं थोड़ा और आज के ज़माने के से एक्सटेंड कर देता हूँ। हमारे यहाँ जो लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी कार्स, वो वहाँ पर बहुत ऑर्डिनरी कार मानी जाती है। और अधिकतर वो कारें या तो टैक्सी के तरह चल रही होती हैं या एक लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के पास होती है। तो इट्स नॉट ए लग्जरी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस देश के लोगों के लिए आप ये सब प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, उसका असर पड़ता है। एयर ट्रैवल, एयर ट्रैवल हमारे देश में, आई एम प्रीटी श्योर इफ आई हैव टू मेक ए सेंसस, देयर विल बी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने आज तक हवाई यात्रा नहीं की होगी। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जिन्होंने इवन अब तक हवाई यात्रा नहीं की होगी। एंड विच इज नॉट ट्रू फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये बहुत कॉमन है। फॉरेन ट्रैवल इट्स ए डिस्टेंट ड्रीम इन आवर कंट्री, क्योंकि विदेश यात्रा तो यहाँ पर अभी भी मुझे मालूम है कि कोई आदमी जब होके आता है, विदेश होके आता है, तो वो 10 लोगों को बताता है आज भी कि भाई मैं इंग्लैंड होके आया हूँ, मैं अमेरिका होके आया हूँ। तो आज भी, वेयर एज इट इज वेरी कॉमन इन दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे यहाँ आज भी लोग प्रिडिक्शन, जब जोशी के पास आते हैं तो प्रिडिक्शन करवाते हैं कि भाई बताइए मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं। आपने ये बहुत कॉमनली सुना होगा कि लोग पूछते हैं भाई मैं विदेश जाऊंगा कि नहीं। वेयर एज
उन कंट्रीज में ये बहुत कॉमन सी चीज है। टेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स, नाउ शराब पीना, नॉन वेज खाना। अब आप देखिए कि सेम कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ कुछ और दिखाएगा, वहाँ कुछ और दिखाएगा। बार बार हम सेकंड हाउस को देखेंगे और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन करेंगे, तो उसकी सेम प्रिडिक्शन नहीं हो सकती इंडियन के लिए और यूरोपियन के लिए और यूएस सिटीजन के लिए और कनाडा के लिए और मे बी इन रशिया और चाइना और ऑल दोस प्लेसेस। बिल्कुल डिफरेंट प्रिडिक्शन करनी होगी। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेपल डाइट अलग है, उनका जो नॉर्मल रहन सहन का तरीका और खाने का तरीका अलग है। तो उसके बेसिस पे हमारे देश में तो अभी भी ये है, पेरेंट्स आते हैं कि भाई मेरे बच्चे को तो सिगरेट की आदत है या शराब पीने की आदत पड़ गई है, कोई रेमेडी बताइए ताकि उससे छुटकारा मिल सके। बट वहां नहीं है ये सब, दिस इज ऑल नॉट देयर। ऑल मैरिजेस इन वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉर्मली लव मैरिज, मतलब वहां पर कभी भी ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है कि फादर या पेरेंट्स मैरिज अरेंज करते हो। क्योंकि वैसे तो वहाँ सिस्टम ही बहुत बढ़िया है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी नहीं आ रही आवाज? नहीं सर, आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है। आ रही है सर, आ रही है सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। नहीं तो लेकिन बाकी तो सब बोल रहे हैं आवाज आ रही है। मैडम अपना स्पीकर चेक करिए प्लीज। मैंने तो इतनी लंबी चौड़ी राम कहानी सुना दी, आपने तो बड़ी देर में बताया कि आवाज नहीं आ रही है और बाकी सब लोग कह रहे हैं आवाज आ रही है। सो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में या डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि द मोमेंट द चिल्ड्रन ग्रो अप, कॉलेज जाने लगते हैं, तो उनको संदेशा मिल जाता है पेरेंट्स से कि भाई अब अपना अलग ठिकाना ढूंढो। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ये दे लुक फॉर देयर पार्टनर्स, दे लुक फॉर देयर होम्स एंड ऑल दैट, कैसे काम चलाना है ये देखते हैं। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि द पार्टनर इज ऑफ ऑलवेज ऑफ योर चॉइस। ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स ने कुछ ढूंढ के दे दिया लाइक इन इंडिया, विच अभी तो खैर इंडिया में भी ये चलन बदल रहा है, लेकिन पहले तो ऐसे ही होता था। Similarly, prediction based on the skin color, it is, one has to be very careful कि skin color के basis पे कोई prediction नहीं करनी है, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, भयंकर अन्याय हो जाएगा। सो ये देश के हिसाब से हो गया। अब अगर मैं अगला काल के हिसाब से बात करूं तो अगेन कुछ चीजें सिमिलर मिलेंगी, कुछ डिफरेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाहन सुख होगा। वाहन सुख समय के हिसाब से पूरा बदलता चला गया कि कभी बैलगाड़ी थी, रथ हो गया, साइकिल हो गई, स्कूटर हो गया, कार हो गई, लग्जरी कार हो गई, प्राइवेट जेट हो गया। तो दिस इज ऑल वाहन सुख, लेकिन चेंज हो रहा है जैसे जैसे समय बदल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बहुत बहुत ही अशुभ मानते थे, दुख का कारण मानते थे, क्योंकि हमेशा यही होता था कि अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए गया तो पता नहीं आएगा कि नहीं, जीवित आएगा भी कि नहीं। इसीलिए जब वो बोलते थे भाई मैं 4 धाम यात्रा पे जा रहा हूं, तो घर वाले ये सोचते थे कि भाई देयर इज नो गारंटी वेदर द पर्सन वुड रिटर्न और नॉट। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की उस जमाने की कहानी थी, विच जो कि बहुत ही दुखद बात मानी जाती थी। और अब आजकल आजकल तो भाई अगर विदेश यात्रा कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो 10 लोगों को बताते हैं। और ये जो यात्राएं हैं पहले मजबूरी में होती थी, अब तो फॉर फन हो गई है कि अभी गए कहीं पर घूम घाम के आ गए। सिमिलरली समय के हिसाब से अरेंज और लव मैरिज बदल गई। फिर उसके बाद ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 2 बार आ गया। अच्छा हाँ, ये वाला इसमें ये था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल was through ship. Now this is another important thing. Now this is very very important. पुराने जमाने में क्या होता था, जब जैसे स्वामी विवेकानंद भी यहाँ से यूएस गए थे तो he went through a ship.
कई दिन लगते थे वहां पहुंचने में, मे बी महीना भर लग जाता हो। आज की डेट में क्या है, 24 घंटे लगते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, यहाँ से गए, न्यूयॉर्क उतर गए, वॉशिंगटन उतर गए और पहुंच गए। सो इस हिसाब से काल में परिवर्तन हुआ कि अब द मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग हैव बिकम मोर एफिशिएंट और फास्टर, तो उसके कारण से ये सब। तो अब आप देखिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस यात्राएं हैं, दूर की यात्राएं हैं, पुराने जमाने में जिसमें टाइम लगता था और कष्टप्रद माना जाता था, आजकल वो यात्राएं फन के लिए होने लग गई हैं। फिर उसके बाद पात्र। पात्र, जब देश काल पात्र में, पात्र का मीनिंग क्या है? पात्र होता है कि हम जब जिसकी जन्म कुंडली देख रहे हैं उसके बारे में पहले सोच विचार कर लें कि भाई आदमी क्या है, कौन से बैकग्राउंड से है। मान लो अगर किसी को कुछ समस्या है और आप उसको रेमेडी बता रहे हैं, और कोई मुस्लिम आता है और क्रिश्चियन आता है, उसको बोलें कि भाई भगवान गणेश की आराधना करिए या सूर्य की आराधना करिए, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आएगा। या और कुछ अगर इस तरह की बात है कि कोई बेचारा जो जन्म पत्री दिखाने आ रहा है बहुत गरीब परिवार से है, गरीब है, और उसको आप कोई बहुत पैसे वाला जो रेमेडी है जिसमें बहुत पैसा लगता है, ऐसी चीज बता दें। या गरीब परिवार से है और उसको जब आप प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई उसको धन लाभ होगा, तो धन लाभ उसी प्रोपोर्शन में होता है जिस प्रोपोर्शन में आज की डेट में है, उसके प्रोपोर्शन में धन लाभ होगा। तो यही धन लाभ शायद अंबानी के बच्चों के लिए अलग मीनिंग रखता है और मीडियोकर के लिए अलग मीनिंग रखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो देश काल पात्र के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहती है, विच नीड टू बी अंडरस्टूड। और आज की डेट में जो ज्योतिषीय सूत्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं, प्रॉब्ली कल के जमाने में उन्हीं सूत्रों को मॉडिफाई करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और उनका अलग मीनिंग निकालना पड़ेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई देश काल पात्र से रिलेटेड। तो ये एक छोटा सा पार्ट रह गया था पिछली बार हमारे इस संदर्भ में। तो अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं नए टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ओके। सो एक बात आपको ध्यान होगी कि हम जब पहले बात करते थे, और एक नॉर्मल बात होती है कि भाई जो हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, तो क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? इज देयर एनी लिमिट, या बिल्कुल भी नहीं है? तो इसको मैं दो एंगल से आपको दिखाता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको, जो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन टर्म यूज होती है, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ादृढ़ कर्म, उस पे लेके जाता हूं। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि ये जो एक ईश्वर हमें हॉरोस्कोप में बाउंड्री बना के देता है कि ये मेरी लिमिट है, इस लिमिट के बियॉन्ड मैं नहीं जा सकता, अर्थात मेरे जो पिछले जन्म के कर्म थे, जिनको मैं अब प्रारब्ध के रूप में लेके आया हूं, वो मेरी बाउंड्री है। सो ये जो सीमा है, ये तय की गई है प्रारब्ध के प्रारब्ध की बाउंड्री है, मतलब ये मेरे मैक्सिमम लिमिट है। और मैं इस से फॉर एग्जांपल यहां पर बंधा हुआ हूं, और मैं इस बाउंड्री को कैसे अचीव करूंगा, ये मेरे हाथ में छोड़ दिया गया है कि आप कैसे अचीव कर सकते हो। क्या आप सीधा जाकर के मेहनत करके ये कर सकते हो, या आप कोई रास्ता और अपनाते हो, ऐसे कर सकते हो, या इस तरह से आकर के करते हो? मतलब बेसिकली ये स्वतंत्रता हमें दी गई है कि हम
उसी कार्य को कैसे कर सकें, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि ईश्वर ने मेरे को ये मेरी बाउंड्री तय कर दी है। सपोज ये पर्टिकुलर चीज है कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल तक एजुकेशन लेनी थी, सो ये एजुकेशन प्राप्त करने के लिए मैं सीधा एक साथ सारी डिग्रियां ले लूंगा, या मैंने पहले एक डिग्री ली, कुछ टाइम नौकरी की, फिर उसके बाद दूसरी डिग्री ली, फिर नौकरी की, फिर तीसरी। सो ये दिस इज ऑल स्वतंत्र इच्छा शक्ति विद अस। मेरे को यहाँ पर ये था कि 1,00,000 रुपए कमाने थे। अब ये 1,00,000 रुपए मैंने मेहनत करके नौकरी में कमाए, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन मेरे को 1,00,000 रुपए मिल गए। मैंने कहीं बेईमानी करके और चोरी करके सीधा 1,00,000 रुपए कमाए। मैंने आलस करता गया और उस 1,00,000 कमाने में ज़्यादा टाइम लगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इसको समझना आवश्यक है कि एक मेरी प्रारब्ध की सीमा है। जब मैं जन्म लेता हूं तो मैं ईश्वर से मेरे जो संचित कर्म है, उस संचित कर्म में से प्रारब्ध के कर्मों को निकाल करके लेके मैं जन्म लेता हूं, और उन प्रारब्ध के कर्म फलों के हिसाब से मेरी सीमा तय हो जाती है। तो इस सीमा को ये इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है। सिर्फ इसके साथ मैं एक ही बात कहूंगा कि इसके साथ एक और चीज रहती है कि जो गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये जो बात है मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ समझ लीजिए। कोई मेरे को बताएगा इसका मीनिंग क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिर्फ पहली लाइन का मीनिंग बता दीजिए। कैन एनीवन टेल मी? सर कर्म के हिसाब से फल मिलता है। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन इस लाइन का मीनिंग क्या है कि कर्मण्ये अधिकारते मा फलेषु कदाचन। सर मेरा कर्मों पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। ये पहला पार्ट ठीक है, सेकंड पार्ट ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट बात है समझने की, वो है इस शब्द में। इस शब्द को समझना जो भगवान कृष्ण कह के गए हैं कदाचन। ये जो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, डिस्प्ले हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर, अभी आप ही का फीस आ रहा है सर। अरे भाई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने इतनी देर से मैं जो ड्रॉ कर रहा था तो आपको कुछ भी नहीं पता चला, फिर तो ये तो सब गड़बड़ हो गया। नहीं सर, अभी तक तो सब आ रहा था, सब कुछ। ओके, अब आ गया। डायग्राम नहीं आ रहा था सर, बाकी चीजें आ अब आ रही थी, अब गया आया। सर, आ गया। अच्छा, तो ये डायग्राम तो मैं बना रहा था और आपको सो हाँ, नहीं। बेसिकली मैं एक बार जल्दी से दोबारा बता देता हूं कि ये मेरी सीमा है। ये सीमा मेरे प्रारब्ध के अनुसार मेरी सीमा तय हो गई है कि मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, और मैं यहाँ पर जन्म लेकर के आ जाता हूं। और ये मैं सीमा कैसे अचीव करूंगा, ये मेरे स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है कि मैं इस सीमा को कैसे अचीव करूंगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और उसके लिए मैंने 2 उदाहरण दिए जो मिस हो गए। पहला तो सपोज एजुकेशन का था कि मैं सीधा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट एक साथ कर लूंगा या गैप करके करूंगा। प्योरली मेरी इच्छा उसके ऊपर है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति पे। या मेरे को 1,00,000 रुपए कमाने हैं, जो ये वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा था, तो उसमें ये था कि मैं शॉर्टकट मारता हूँ, चोरी करता हूँ, रिश्वत लेता हूँ, वैसे कमा रहा हूँ, मेहनत करके कमा रहा हूँ, या आलस करके धीरे धीरे कमा रहा हूँ। इट इज एंटायरली
माई स्वतंत्र इच्छा शक्ति, क्योंकि मेरी लिमिट उसने बना के भेज दी है और मैंने अपने स्वतंत्र इच्छा शक्ति को प्रयोग करना है कि उसको कैसे किया जाए। और इसी संदर्भ में मैंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन पे मैं आके रुक गया था कि भाई मेरे को बताइए कि इसका मीनिंग क्या है। तो कोई और भी कुछ कहना चाहेगा? नहीं तो मैं बताता हूँ। सर हमारा कर्मों पे अधिकार है बट उसके फल पे इतना अधिकार नहीं है, और कर्म का फल जरूर मिलेगा पर ये नहीं पता कब मिलेगा ये और जो कैसा अपने होगा। आपने आखिरी बात बोली वो इंपॉर्टेंट, कदाचन। कदाचन, कदाचन का मतलब कब मिलेगा ये तय नहीं है, मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तय नहीं है। सो बेसिकली जो पहली लाइन थी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, वो तो ये है कि कर्म करने पे तेरा अधिकार है कि आप कुछ भी करो, दिस इज ऑल योर स्वतंत्र इच्छा शक्ति। लेकिन मा फलेषु कदाचन, उसका जो फल मिलेगा वो कब मिलेगा, किस स्थिति में मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कभी मिलेगा या इमीडिएट मिलेगा, लेट मिलेगा, ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में है, बट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। Why I am telling you this is because ये जो पर्टिकुलर चीज है, चूंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अपने कर्म का फल कब मिलेगा, तो हम भ्रमित हो जाते हैं और कर्म या तो नहीं करते हैं या गलत ढंग से करते हैं क्योंकि आप ये देखिए कि अगर चोरी की इमीडिएट पकड़े गए और सजा मिल गई, काम खत्म हो गया। आप तो कहां दिक्कत आती है? दिक्कत यहां पर आती है क्योंकि कदाचन है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कुछ नहीं पता है। तो इस कारण से सारा जो खेल है वो सब लोग उसी में भ्रमित होते रहते हैं, क्योंकि कभी कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता तो उसको लगता है अरे वाह, अब इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसका कभी कम करते हैं ज्यादा मिल जाता है तो भी उसको लगता है अरे वाह ये तो हो गया। जबकि कोई भी गलत ढंग से किया हुआ कार्य और उसका इमीडिएट फल नहीं मिला तो वो भी भ्रमित कर देता है जातक को, आदमी को। और अगर लेट मिलता है वो भी भ्रमित करता है, वो बोलता है कि भाई दो आदमियों ने सेम काम किया है, एक को उसका फल मिल गया, एक को नहीं मिला, व्हाट इज दिस। ये सिर्फ इसलिए है कि ये वर्ड कदाचन, मा फलेषु कदाचन। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं, हमारा जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट रहता है दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ कर्म पे। दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ कर्म पे। वैसे इसके साथ ही में मैं आपको एक और छोटी सी स्लाइड दिखा देता हूं, जिसको आप ये देख लीजिए कि हम बेसिकली जब बात करते हैं कि हमारी कुंडली में स्वतंत्र इच्छा शक्ति को कैसे देखते हैं, इसको भी समझ लीजिए और इसको ये आपके आगे काम भी आएगा। स्लाइड डिस्प्ले हो रही है? हाँ जी सर। ओके। अब आप देखिए कि जो हमारे जो 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ दीजिए, वो हमें प्रभावित करते हैं कार्य करने के लिए। अपनी अपनी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देते हैं, धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष में किसी का नहीं आता है मूल त्रिकोण, तो इसी की बात करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपको अब तक मूल त्रिकोण वगैरह याद हो गए होंगे, तो सबसे पहला ग्रह लेते हैं मंगल। मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मेष। और उसकी 3 दृष्टियां हैं, तो यानी कि मंगल ने 4 भावों को प्रभावित किया। एक तो लग्न जहां वो खुद बैठा है, एक चौथा भाव जहां उसने चौथी दृष्टि डाली, एक 7वां भाव जहां उसने 7वीं दृष्टि डाली, और एक 8वां भाव जहां पर उसने 8वीं दृष्टि डाली। तो इसने 4 भाव प्रभावित किए। उसके बाद चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि आती है
उसने दूसरे भाव को प्रभावित कर दिया क्योंकि वहां बैठा है, 8वें को प्रभावित किया, राइट। तीसरे भाव में किसी की मूल त्रिकोण राशि नहीं आती है, राइट। चौथे में किसी की नहीं आती है, 5वें में अब सूर्य की आ जाती है। तो सूर्य ने 5वें भाव को प्रभावित किया और 11वें को प्रभावित किया क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि वहां जा रही है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या, कन्या में बैठ करके उसने कन्या को प्रभावित किया और कन्या के सामने मीन को प्रभावित किया। उसके बाद शुक्र आ गया, शुक्र ने, उसकी मूल त्रिकोण राशि तुला है, उसको ऑलरेडी किसी ने प्रभावित कर रखा था और खुद शुक्र का भी प्रभाव आ गया और शुक्र की 7वीं दृष्टि वो भी, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया जुपिटर, बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं और एक जहां वो बैठा है, यहां बैठा है, और फिर उसने 3 दृष्टियां डाली, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, और अंत में आखिरी प्लेनेट आ गया शनि। शनि ने तीसरी दृष्टि डाली, 7वीं दृष्टि डाली, 10वीं दृष्टि डाली। तो अब आप ये देखिए कि 7 प्लैनेट्स ने अपने मूल त्रिकोण पे बैठ करके हर भाव को प्रभावित किया है, लेकिन कौन सा भाव प्रभावित नहीं हो रहा है? मकर, 10th हाउस। 10th हाउस पे किसी ग्रह की अपना मूल त्रिकोण से कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? अर्थात कि इसके कर्म की स्वतंत्रता। यस, कर्म की स्वतंत्रता है। आपको डिसाइड करना है, पुराने जो संस्कार हैं, पुराने जो कर्म फल हैं, वो आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं कुछ भी करने को। टोटली आपके ऊपर है। और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इसीलिए भ्रमित हो जाते हैं। उनको तो हमेशा ये लगता है कि भाई ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर ने जो करवा रहा था वो सारे भाव मैंने आपको दिखा दिए, क्योंकि उसने तय किया कि ओके ये ग्रह हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि है और वो वहां से कर रहा है। लेकिन उसकी जो मकर राशि है, 10th हाउस है, वो है जहां पर वो बोलता है कि भाई मैं किसी का भी प्रभाव वहां नहीं दे रहा हूं, आपको खुद ही तय करना होगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखिए कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति, 10th हाउस। अब देखिए कि अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ में देयर इज समथिंग जहां पर आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति काम नहीं करती है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहला हो गया दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म का मतलब यह हुआ कि जहां पर आपकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल जो कि होके रहेगा, अपरिहार्य है, इनएविटेबल है, जो कि होना ही होना है, उसको बोलते हैं हम दृढ़ कर्म। सो दृढ़ कर्म के बारे में क्या लिखा यहां पर कि इट कैनॉट बी चेंज्ड एंड द डेस्टिनी मस्ट प्रिवेल। मैं आपको स्लाइड, लगता है आप लोगों की रिएक्शन नहीं आ रही है, इसका मतलब डिस्प्ले नहीं हो रही है। यस सर। सो दृढ़ कर्म जो है, नाउ इट इज गेटिंग डिस्प्लेड। सो दृढ़ कर्म जो है वो है, कौन से कर्म है? विच कैनॉट बी चेंज्ड। इट कैनॉट बी चेंज, ये फिक्स्ड हैं, इनएविटेबल हैं, अपरिहार्य हैं, जो भोगने ही पड़ेंगे। एंड द डेस्टिनी मस्ट प्रिवेल, दीज कैन बी आइडेंटिफाइड इन द, तो इसकी मैं बाद में बात करूंगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपके जो कर्म फल आ रहे हैं, जिनको लेकर के आप इस जन्म में पैदा हो रहे हैं, उनमें से कुछ दृढ़ कर्म फल हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ लीजिए
कि दृढ़ कर्म फल है जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। क्या कोई आप मेरे को कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसको आप बता सकें कि कौन सा दृढ़ कर्म फल है जिसको आप बदल ही नहीं सकते? पेरेंट्स। वेरी गुड। पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, जिस घर में आपने जन्म लिया है वो है, इनको आप बदल ही नहीं सकते। राइट? इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऐसे these can be identified in a chart when there are many adverse indications showing the same affliction repeated with respect to 3 lagnas and also in individual chart with any benefic. So basically यहाँ ये कहा जा रहा है कि कुंडली में कोई योग बन रहा है और उस योग के ऊपर सारे मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, बेनिफिक आ ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि भाई ये वाला भोग हर हालत में इनको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। और साथ में ये बात लिख दी कि अगर कोई ऐसा फल है जो तीनों तरह से दिखाई दे रहा है, लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली से, दैट फर्दर कंफर्म्स कि ओके ये चीज तो होके ही रहेगी। जिसका एक पार्ट है मृत्यु। मृत्यु इज ए दृढ़ कर्म कि जब होनी है तब होके रहेगी, कोई उसको टाल नहीं सकता। जैसे जन्म दृढ़ है ऐसे ही मृत्यु दृढ़ है। आपके भाई बहन, आपके पेरेंट, आपने जिस घर में लिया वो दृढ़ है। उसके अलावा मान लो कोई भाव है, सपोज बीमारी का भाव है, उसके अंदर सारे नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव नहीं है, दैट मीन्स वो बीमारी होके रहेगी और वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये एक समस्या रहेगी। राइट? तो ये जो है दृढ़ कर्म के का उदाहरण है, और जहां पर एक भी बेनिफिक इन्फ्लुएंस वापस नहीं आता है, जिसके कारण से वो चेंज नहीं हो सकता है। तो ये हो गया। और कुंडली में ये कैसे दिखाई देता है? कुंडली में ये दिखाई देता है योगों से। मतलब आप हम बोलते हैं ना कि ये इस कुंडली में ये योग बन रहा है, कोई पर्टिकुलर योग बनता है तो वो उसका दृढ़ फल होता है। फिर उसके बाद आता है अदृढ़। अदृढ़ होता है जिसको बड़े आराम से बदला जा सकता है, जिसको हम कुंडली के अंदर गोचर के हिसाब से देखते हैं। यहां हमारी पूरी तरह से फ्री विल काम करती है, और फ्री विल हमको कुछ भी स्थिति आती है उसमें हम कुछ भी कर पाते हैं और उसके फल को प्राप्त कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। तो ये उसका सिंपल सा उदाहरण है कि मेरे को प्यास लगी, मैं उठ के गया, पानी लिया और पी लिया, तो ये हो जाता है दृढ़ कर्म। अदृढ़ कर्म, अदृढ़ मतलब जो दृढ़ नहीं है, जिसको जरा से प्रयास से किया जा सकता है, जरा से प्रयास से जिसको चेंज किया जा सकता है, वो हो गया अदृढ़ कर्म। और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दृढ़ है नहीं चेंज किया जा सकता, अदृढ़ बड़े आराम से चेंज कर दिया, तो उनको छोड़ दीजिए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है दृढ़ादृढ़ कर्म। दृढ़ादृढ़ का मतलब ये हो गया कि जहां पर आपको कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, कुछ पुरुषार्थ दिखाना पड़ेगा। तो वो जो मैंने अभी सर्कल बनाया था, उस सर्कल में जब मैं बोल रहा था कि एक मिनट, मैं आपको वो सर्कल दोबारा बना देता हूं, कि जब मैंने ये सर्कल बनाया था और मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर हूं और मेरे को ये अचीव करना है, तो ये मेरे हाथ में है और थोड़ा सा एफर्ट करने की बात है कि मैं कैसे इसको अचीव करूंगा। रास्ता कठिन है, लेकिन मैं कठिन रास्ते से अचीव करूंगा, या रास्ता लंबा है
लेकिन मैं लंबे रास्ते से इस काम को करूंगा। ये पूरी की पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप देखोगे कि समाज के अंदर आसपास आपको बहुत लोग ऐसे दिखेंगे जो कि सेम काम करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते हैं, अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से। अगेन माइंड इट, अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने अपने संस्कार के हिसाब से, अपने अपने माहौल के हिसाब से वो दृढ़ादृढ़ कर्म को करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये वो कर्म है जो कि जरा से पुरुषार्थ से उनको बदला जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और जिसको हम अपने यहाँ कुंडली में महादशा अंतरदशा के हिसाब से देखते हैं। और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी हम बात करते हैं रेमेडी की, हम बोलते हैं कि ओके इसको ये पूजा करा दो, ये दान कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उससे ये चीज ठीक हो जाएगी। तो वो है पार्ट ऑफ दृढ़ादृढ़ कर्म। क्यों? क्योंकि दृढ़ जो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये फर्स्ट एंड थर्ड तो समझ में आया है, सेकंड एग्जैक्टली आपने क्या बोला इसमें? नहीं, सेकंड तो बहुत ही आसान है। सेकंड तो मैं ये हाँ। बोल रहा हूं कि वो चीज जो कि आप बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जोर लगाए, बिना कुछ प्लानिंग किए करते हैं और वो हो जाता है। मैंने आपको सिंपल उदाहरण दिया था कि आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, तो आपने एफर्ट किया, खाना बनाया या लेके आए या जो भी था और खा लिया, तो आपने अपना वो कार्य कर दिया। सो वो कार्य करना था, उसकी रिएक्शन भी आपको हाथ की हाथ मिल गई कि आपकी जो प्यास है वो शांत हो गई, भूख है शांत हो गई। तो ये हो गया अदृढ़ कर्म। सर लेकिन अदृढ़ कर्म के लिए बुक में लिखा हुआ है सदैव बुरे होते हैं। नहीं, ये गलत है। ये अगर कौन सी बुक है? सर ये सामान्य ज्योतिष की है हमारी। नहीं, ये आप अभी जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लीजिए। पहली बात तो कोई भी दृढ़ अदृढ़ दृढ़ादृढ़ कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जो सदैव बुरे हो। अगर किसी ने लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो सदैव बुरी हो या सदैव अच्छी हो। तो मैंने जो ये आपको बात बताई कि ये वो बात है कि वो कर्म है जो कि आप बहुत जरा से एफर्ट से उसको कर देते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो बहुत लंबे टाइम तक आप पे नहीं रहता है। आपने जैसे अभी हम बहुत सिंपली एग्जांपल बार बार ले रहे हैं कि खाना खाया, भूख मिट गई, काम खत्म हो गया। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। हमारे लिए मुख्य जो खास इंपॉर्टेंट है वो ये है दृढ़ादृढ़ कर्म। दृढ़ादृढ़ कर्म ये वो है जिसके लिए हमें कुछ एफर्ट करना पड़ता है और वो एफर्ट जब हम करते हैं तो उसका कुछ फल प्राप्त होता है और वो जो फल प्राप्त होता है वो कुछ अधिक समय तक आपको प्रभावित करता है। और उसको आप, इसीलिए आप ये देखिए, मान लो कोई बीमार आदमी आता है, बीमार आदमी आता है, आपको कुंडली दिखाता है, आप देखते हैं कि अरे भाई इसकी जन दशा अंतरदशा खराब चल रही है। और फिर जो वो कॉम्बिनेशन चल रहा था जिसके कारण से वो आदमी बीमार पड़ा, आप उसको देखते हैं कि भाई उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है कि नहीं। अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव है तो इसका मतलब है इसको कुछ रेमेडी दे दी जाए, इसको लाभ हो जाएगा। और अगर कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो कोई रेमेडी कराते रहिए, आपको उनको उसका इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। और यही चीज हम बार बार अपने साथी ज्योतिषियों को बोलते हैं, हमारे जो आईकास्ट के हैं, कि भाई ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि जब आप उसको रेमेडी बताने जा रहे हैं और जिस घटना के लिए, जिस समय के लिए रेमेडी बता रहे हैं, तो क्या उस समय वहां पर कुछ शुभ प्रभाव दिख रहे हैं। अगर शुभ प्रभाव दिख रहे हैं तो देन देयर इज ए रे ऑफ होप फॉर इंप्रूवमेंट, एल्स नो, अदरवाइज कोई इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि आकाश जी आ गए हैं। सो मैं अब इसको यहीं पर ही विराम देता हूं। वी विल कंटिन्यू विद दिस अगेन। नमस्कार जी।